वेलकम बैक टू अवर चैनल। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए ज़रा बता दूं कि जो हमारे चैनल है स्कोर 100 विद डीके, ये लाया आपके लिए बहुत सारी इकोनॉमिक्स की, बहुत सारी बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और एब्रीविएशन के साथ आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपका इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का डर बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा और आप इजीली 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमने इसके दो पार्ट अभी तक कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। मैं आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने जो पार्ट 2 में किया था वो किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि किसी भी चीज़ का नेचर। तो कई ऑथर्स होते हैं कहते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, कई कहते हैं साइंस है, कई कहते हैं प्रोफेशन है। अब कैसे आर्ट है? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। कई कहते हैं साइंस है क्योंकि ये कुछ वेल टेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। कई कहते हैं प्रोफेशन है क्योंकि इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए अगर हमें मैनेजर बनना है। तो ये सब है। कई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली, चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्योंकि अब हमने पढ़ लिया, अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि नेचर मैनेजमेंट कैसे है आर्ट के रूप में। तो चलिए, अब हमने शुरू करा था कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट मतलब आप समझेंगे कि ड्राइंग वाला आर्ट नहीं, यहाँ पर आर्ट मतलब कोई सी भी कला हो सकती है। खाना बनाने की कला, गाना गाने की कला, किसी भी चीज़ की कला को हम आर्ट बोलेंगे। तो मैनेजमेंट कैसे आर्ट है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये फीचर्स पढ़ रहे हैं, ये आर्ट के फीचर्स हैं। पहला फीचर्स क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब आपको अगर ड्राइंग बनानी है या गाना गाना सीखना है या खाना बनाना है तो पहले आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। जैसे आपने गाना सीखना है तो पहले आपको रागों की नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो थ्योरेटिकल नॉलेज। ऐसे ही अगर आपको मैनेजमेंट करना है, मैनेजर बनना है, तो आपको पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी आप मैनेजर बन पाओगे। क्या कोई ऐसे अनपढ़ को मैनेजर बना सकते हैं? नहीं, उसको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी ना, तभी वो बन पाएगा। ऐसी म्यूजिक के लिए राग सीखना पड़ेगा, तभी आप म्यूजिक कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या है कि हर बंदे की खुद की अपनी स्किल्स होती हैं, क्रिएटिविटी होती है, हर बंदे का अपना खुद का कुछ काम करने का तरीका होता है। ऐसे ही देखिए, एग्जांपल दूं तो म्यूजिक का जो राग है, क्योंकि म्यूजिक सीखने वाला है, हर बच्चा सेम राग सीखेगा, मगर हर बच्चा उसको अप्लाई अलग तरीके से करेगा, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से करेगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप एक चीज देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना होगा। तो जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। तो मैनेजमेंट क्या है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। आर्ट भी क्या है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। जो जितना ज्यादा ड्राइंग बनाएगा उतना ज्यादा एक्सपर्ट होगा, जो जितना ज्यादा खाना बनाएगा उतना ज्यादा एक्सपर्ट होते जाएगा। जब अगर आप सेम काम एक दिन रिपीट करते रहेंगे बार बार तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना। ऐसी मैनेजमेंट, अगर आप बार बार रिपीट करते रहेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो तीनों फंक्शन है, existence of theoretical knowledge, personalized application, based on practice and creativity, ये तीनों मीट करते हैं मैनेजमेंट में। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। इसलिए मैनेजमेंट कह सकते हैं कि ये एक आर्ट है दूसरों के द्वारा चीज कराने की। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो आपने यही 3 पॉइंट समझाने हैं जो मैंने आपको बताया एग्जांपल्स, वो एग्जांपल देके समझाने हैं। अगर वो बोले कि मैनेजमेंट फुल आर्ट है तो आपने बोलना है यस मैनेजमेंट इज एन फुल आर्ट, और आपने ये लिखनी है डेफिनेशन, मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। अब आप बोलेंगे आर्ट आर्ट आर्ट, अगर हमें आर्ट की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या होगी? तो आर्ट की डेफिनेशन कुछ नहीं है, ये 3 पॉइंट ध्यान रख लीजिए, हो जाएगा। आर्ट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज डन विद स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। ये 3 पॉइंट्स याद रख लीजिए, आपकी आर्ट की डेफिनेशन पूरी होगी। क्या क्या 3 पॉइंट्स हैं? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आर्ट की है सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की, जिसके अंदर स्किल्स, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और किसके लिए? परफेक्शन लाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट का कंसेप्ट। ठीक है, क्रक्स दे दूं तो इसके आप बोलोगे कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो इसकी शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं है, क्या है? सी फॉर ए फॉर एप्लीकेशन, टी फॉर थे, तो इसकी एब्रीविएशन क्या है, एक्रोनिम क्या है, क्या है? अगर आपके पेपर में आया कि भाई मैनेजमेंट एज एन आर्ट लिखो, आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं, तो आपने क्या ध्यान रखना है? कैट, क्या? ठीक है, तो क्रिएटिविटी, एप्लीकेशन एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। तो ये हमारा हो गया मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्रक्स। अब हम अगला कंसेप्ट करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट एज एन साइंस। तो चलिए, वो बताया था जैसे कि आपको हम शुरू करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो आपको मैंने फर्स्ट शुरू बिगनिंग में बताया था, कई बोलते हैं आर्ट है, कई बोलते हैं साइंस है। तो हमने आर्ट का तो पढ़ लिया कि मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट आर्ट है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या मैनेजमेंट साइंस है। तो ये जो फीचर्स लिखे हैं मैंने 3, ये साइंस के फीचर्स हैं। तो सबसे पहले समझते हैं साइंस क्या होती है। साइंस कुछ नहीं है, आप बस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स और फैक्ट्स पर बेस्ड है। क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज
जिसके अंदर मतलब प्रॉपर सिस्टम है कोई बहुत नॉलेज का कि नॉलेज एक्वायर कर रही है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है ये चीज़, और जो लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स फैक्ट्स पे। ऐसे नहीं आपने मनगढ़ंत बोल दिया कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, नहीं, लॉजिकली ऑब्जर्व है उसके अंदर, लॉजिकली फाइंडिंग्स है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सब चीज़ लॉजिकली हो रही है, ठीक है। तो ये साइंस की डेफिनेशन थी। अब हम साइंस का पहला फीचर पढ़ते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि साइंस के लिए बुक्स हैं, डेजिग्नेटेड बुक्स हैं, जिसको पढ़ के हम साइंस का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। साइंस जो लॉजिकली किसी ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स बेस्ड है, ऐसी मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना, एक्सपेरिमेंट्स होना। तो ऐसी साइंस के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ऐसी मैनेजमेंट के लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। अब साइंटिफिक जो प्रिंसिपल है वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। वो ऐसा नहीं है कि एक जगह हुए हैं तो बस वो बन गया। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, बहुत बारी करा होगा तब जाके वो लॉ ऑफ ग्रेविटी माना गया। तो ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये बार बार रिपीट होता है। ये इंडिया में है, यूएस में, जब मान लो कोई भी है लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो वो अगर बना तो इंडिया में भी, यूएस में भी, गांव में भी, हर जगह वो रिपीट हुआ होगा। तो ये बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स है। तो आप बोलेंगे तो ये तो मैनेजमेंट में भी है, बिल्कुल, मैं कब मना कर रहा हूँ मैनेजमेंट में नहीं है, मैनेजमेंट में भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट है, मगर ये मैनेजमेंट में 100% एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है 100% एप्लीकेबल? क्योंकि ये अप्लाई होते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ह्यूमंस पे, ये थिंग्स पे अप्लाई हो रहे हैं, वो ह्यूमंस पे अप्लाई होते हैं। अब ह्यूमंस का नेचर अलग अलग है, तो हम नहीं कह सकते कि एक प्रिंसिपल जो उस पर अप्लाई हुआ वही दूसरे पे अप्लाई होगा तो वो सेम इंपैक्ट देगा, नहीं। तो इसलिए बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये फीचर साइंस का प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, नहीं, क्योंकि ये अप्लाई है ह्यूमन में और हर ह्यूमन का नेचर अलग होता है। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब साइंटिफिक साइंस के जो प्रिंसिपल है उसकी वैलिडिटी यूनिवर्सल है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंडिया में भी सेम है, यूएस में भी सेम है, गांव में भी सेम है, हर जगह सेम है। तो ये साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनकी वैलिडिटी यूनिवर्सल होती है, हर जगह सेम होते हैं। मगर क्या जो इंडिया में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं क्या वो यूएस में भी वही सेम होंगे? नहीं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की वैलिडिटी यूनिवर्सल नहीं हो सकती। मान लो जो यूएस में बना कोई प्रिंसिपल मैनेजमेंट का, तो क्या वो इंडिया में अप्लाई होएगा? नहीं, क्योंकि यूएस का अपना वर्किंग आवर्स अलग है, वर्किंग स्पेस अलग है, उनका वर्क करने का तरीका अलग है, हम इंडियंस का वर्क करने का तरीका अलग है, तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं हो सकती। अब आप बोलेंगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, UPS, U for universal validity, P for principle based on repeated experiment, S for systematic body of knowledge। जैसे कि मैंने आपको मैनेजमेंट एज एन आर्ट का बताया था, कैट शॉर्ट ट्रिक, इसकी शॉर्ट ट्रिक के UPS। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट तो फुल थी, फुल साइंस, फुल मैनेजमेंट थी, क्योंकि उसके सारे फीचर्स आर्ट के मीट कर रहे थे मैनेजमेंट में। बट साइंस फुल नहीं है, फुल मैनेजमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सिर्फ यही फीचर मीट कर रहा है, पूरा 100% की 100% मीट नहीं कर रहा, और ये तो बिल्कुल भी मीट नहीं कर रहा। तो हम इसलिए मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनएग्जैक्ट साइंस, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, चलिए वो हम करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैंने आपको शुरू में बताया था, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट कई कहते हैं, कई कहते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, कई कहते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हम साइंस पढ़ चुके हैं, अब हम आर्ट पढ़ चुके हैं, अब हम शुरू करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। प्रोफेशन मतलब कोई सा भी ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके पीछे स्पेशलाइज नॉलेज हो और ट्रेनिंग हो, जिसके अंदर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो। तो हमें 3-4 वर्ड याद रखने हैं, ऑक्यूपेशन, बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग हो, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो। मतलब क्या हो? ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके पीछे नॉलेज हो, ये नहीं कि अनपढ़ बन गया, उसके बकायदा प्रॉपर नॉलेज हो, उसकी ट्रेनिंग हो, और जिसके अंदर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो। मतलब क्या हो? नॉलेज हो, उसकी ट्रेनिंग भी हो, और ऐसा नहीं कोई भी बंदा उसके अंदर घुस जाए, तो उसकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेशन के फीचर्स। अब हम देखेंगे इसमें कितने प्रोफेशन के फीचर्स मैनेजमेंट से मैच करते हैं और कितने मैच नहीं करते। तो सबसे पहला क्या? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब डॉक्टर है या कोई लॉ का है या वकील है या LLB कर रखी है उसने, तो क्या वो ऐसे ही बन गया डॉक्टर? क्या वो ऐसी लॉयर बन गया? नहीं, उसने पहले बहुत सारी पढ़ाई करी होगी, बहुत सारी ट्रेनिंग करी होगी, तभी वो जाके डॉक्टर बना। ऐसी मैनेजमेंट अगर किसने बनना है, किसने मैनेजर बनना है, तो उसको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी वो मैनेजर बन पाएगा। इसलिए ये जो है ना वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर। इसका मतलब सिंपल मतलब क्या है कि पढ़ाई, बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है जी। सेकंड क्या? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। पहला फीचर प्रेजेंट था, दूसरा फीचर क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी घुस जाएगा। जैसे डॉक्टर का फील्ड है या लॉयर की फील्ड है, क्या उसके अंदर कोई भी घुस जाएगा? आपको कि कॉमर्स लेके आप क्या डॉक्टर बन जाओगे? नहीं बनोगे। तो अगर आपको उसके अंदर जाना है तो आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप जा पाओगे। तो उसके अंदर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। मगर क्या साइंस का बच्चा भी मैनेजर बन सकता है? यस। क्या कॉमर्स का बच्चा भी मैनेजर बन सकता है? यस।
क्या 8 का बच्चा भी मैनेजर बन सकता है? यस, क्योंकि उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी जाए और वहाँ मैनेजर बन सकता है। बट साइंस में, लॉयर में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। थर्ड, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब अगर कोई डॉक्टर है तो उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, लॉयर है तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रोफेशनल हो तो आपको उसकी प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। मान लीजिए कोई सीए है तो उसको ICAI के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। ऐसी मैनेजमेंट के लिए भी प्रोफेशनल्स तो हैं, ये अपना एसोसिएशन तो है, जैसे AIMA हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है, जो AIMA है, तो उसमें रजिस्टर तो हो सकता है मगर कंपलसरी नहीं है। जैसे डॉक्टर को बार मेडिकल काउंसिल के साथ होना जरूरी है, लॉयर को बार काउंसिल के साथ, ऐसी इनके लिए मैनेजमेंट के लिए एसोसिएशन तो है मगर उसके अंदर इंक्लूड होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है जी। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। अब डॉक्टर्स के लिए क्या है कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इन सब के लिए प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है जिनको फॉलो करके इनको अपने एसोसिएशन में काम करना होता है, अपनी फील्ड में काम करना होता है। बट ऐसी जैसे कि AIMA है, जब एसोसिएशन है तो उसके कोड्स तो होंगे, जब उससे जुड़ना ही जरूरी नहीं है तो एथिकल कोड्स कौन फॉलो करेगा? जब आप एसोसिएशन के साथ ही नहीं जुड़ोगे तो उसके कोड्स क्या करेंगे? तो इसमें ये वाला फीचर प्रेजेंट है, सिर्फ फर्स्ट वाला। सेकंड, प्रेजेंट नहीं है बट इन द नियर फ्यूचर प्रेजेंट होगा। थर्ड, प्रेजेंट नहीं है बट इन द नियर फ्यूचर प्रेजेंट होगा। फोर्थ, प्रेजेंट नहीं है बट इन द नियर फ्यूचर ये भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब हम इसके साथ अगर जुड़ जाएंगे, अगर जुड़ना कंपलसरी हो जाएगा तो उनके कोड्स को फॉलो करना भी जरूरी हो जाएगा। एथिकल कोड्स कुछ नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डूइंग अ थिंग। ठीक है जी। फिफ्थ क्या, सर्विस मोटिव। अब डॉक्टर है, लॉयर है, CA है, कोई भी है, तो उसका बेसिकली काम क्या है? अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना। डॉक्टर का काम क्या है? आपको ट्रीट करना। लॉयर का काम क्या है? आपको कोई केस हो जाए तो उसको सॉल्व करना। CA का काम क्या है? आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होए तो उसकी सब मदद करना कि इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोफेशनल एसोसिएशन में काम क्या है? सर्विस देने का। बट मैनेजमेंट में क्या है? सर्विस का मतलब नहीं है। मैनेजमेंट में का काम क्या है? सिर्फ अपने मैनेजमेंट के गोल को अचीव करना, और वो गोल बेसिकली क्या होता है? प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। मतलब बेसिकली मैनेजमेंट का काम सर्विस देने का नहीं है, मैनेजमेंट का काम अपना गोल को अचीव करने का, प्रॉफिट मोटिव है। ठीक है, तो ये था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो सिर्फ इसके अंदर एक ही फीचर मेट कर रहा है, बाकी ये 3 आने वाले फ्यूचर में हो सकते हैं जुड़ जाए, और ये नहीं है। तो ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो क्रक्स क्या रहा नेचर ऑफ मैनेजमेंट का? तो मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आर्ट है, प्रॉपर आर्ट है, क्योंकि आर्ट के तीनों फीचर्स मीट करते हैं। मैनेजमेंट साइंस नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही फीचर मीट करता है, और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी नहीं है, और ये प्रोफेशन के 5 पॉइंट्स हैं। अब आप बोलेंगे यार ये लर्न कैसे करा जाए, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, मैं तो कंफ्यूज हूँगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी ने रोल प्ले किया। इंग्लिश, E फॉर existence of ethical codes, W for well defined body of knowledge, M may for abbreviations। ठीक है, इसका इसमें कोई यूज नहीं है। S for service motive, R for restricted entry and P for professional association। तो इसकी एब्रीविएशन क्या है? ठीक है, तो इसकी एब्रीविएशन क्या है? इंग्लिश में श्रीदेवी ने रोल प्ले किया। E for existence of ethical codes। अब एक W, अब बोलोगे W तो वहाँ तो इंग्लिश V था, तो V था, मगर आपकी एब्रीविएशन के लिए, आपके इजी करने के लिए V को यहाँ W में कन्वर्ट कर दिया गया है। M सिर्फ एब्रीविएशन के, तो क्या हुआ? इंग्लिश में श्रीदेवी ने रोल प्ले किया। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। तो वो हमारा कंसेप्ट पूरा हो गया नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे से फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मैं नीचे अपनी ईमेल आईडी और मेल भी दे रखी है, आप डाउट्स और डिस्कशन मेल पे दे सकते हैं। प्लस वन मोर थिंग, अगर आपको कोई सजेशन देना है हमें कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या आप ये चैप्टर पहले पढ़ा लो, या इस तरीके से पढ़ाओ, या ये टॉपिक पहले पढ़ाओ, तो हम वो भी कंसिडर करेंगे। आप प्लीज़ हमें मेल ड्रॉप कर दीजिए या मेल ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।